हाँ भाई, तो हम लोग लास्ट टॉपिक में इम्प्लांटेशन पढ़ चुके थे, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन के पॉइंट से अब हम आगे का पॉइंट पढ़ेंगे। अब हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है पढ़ने के लिए, जो हम आज पढ़ के पूरा इस वीडियो में पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन को थोड़ा एक बार रिकैप करते हैं क्या होता था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब, एक सेकेंड, हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि जब स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte दैट इज ओवम जब मिलते हैं तो ये जो सेल बनता है इसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है। क्लीवेज मतलब एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, चार से आठ सेल, ऐसे बहुत सारे सेल बन जाते हैं। तो एक सेल स्टेज बन जाती है 32 सेल स्टेज। कितनी? 32 सेल स्टेज। जैसे हमारी बॉडी में भी सेल डिवीजन होता रहता है, वैसे ही जब स्पर्म एंड ओवम दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं, दोनों मीट करते हैं, तो उनके बाद क्या होता है? क्लीवेज होता है। इस प्रोसेस को बोलते थे हम क्लीवेज, ठीक है। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है 32 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। और इस ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का होता है यूटेरस की लाइनिंग में। तो हम इम्प्लांटेशन अगर समझें तो यूटेरस की जो सबसे आउटर लाइनिंग होती है दैट इज एंडोमेट्रियम, ठीक है, इस पे क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता था। इम्प्लांटेशन में मैंने आपको समझाया भी था कल कि इसमें इस तरीके से, ये मान लो ब्लास्टोसिस्ट है तो इसमें ये आउटर कवरिंग जो होती है इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट के अलावा इसके अंदर कुछ सेल और होते हैं इस तरीके से। इन सेल्स को हम बोलते थे इनर सेल मास। क्या बोलते थे? इनर सेल मास, ठीक है। और जो कैविटी होती थी, जो कैविटी मैंने आपको इंपॉर्टेंट याद रखने को बोला था, इस कैविटी को क्या नाम देते थे अपन लोग? इस कैविटी को नाम देते थे हम ब्लास्टोसील, ठीक है। इसका भी नेम लिख देते हैं ब्लास्टोसील। तो मैंने बोला था कि ब्लास्टोसाइट, ब्लास्टोसील एंड ब्लास्टोमर अच्छे से याद रखना है। ब्लास्टोमर क्या होता था? क्लीवेज के बाद जो रिजल्ट बनना है दैट इज ब्लास्टोमर, ठीक है। तो अगर हम देखें अब आगे क्या होता है, तो जब ये इम्प्लांटेशन हो जाता है तब क्या होता है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन मान लो जब होता है तो कुछ इस तरीके से, मान लो ये एंडोमेट्रियम लाइन, ठीक है। अब ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग के मिड में यहाँ कौन इम्प्लांट हो गया भाई? यहाँ हमारा ब्लास्टोसिस्ट क्या हो गया? इम्प्लांट हो गया। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट क्या हो गया? इम्प्लांट हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है ये दो टाइप की सेल बनाता है। एक तो आउटर सेल बनाता है, एक क्या बनाता है? इनर सेल। तो जो आउटर सेल बनाता है इनको हम बोलते हैं सिंट्रायोट्रोफोब्लास्ट, सिंट्रायोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और जो ये इनर वाली होती है इनको बोलते हैं काइटोट्रोफोब्लास्ट या साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब जब ये हो गई तो इनर सेल मास भी वही दो टाइप से डिवाइड हो जाएगा। तो इनर सेल मास भी हमारा क्या होता है? दो टाइप की सेल बनाता है, ठीक है, दो टाइप की सेल बनाता है। एक को बोलते हैं हम एपीब्लास्ट और एक को बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। ये हो गए हमारे एपीब्लास्ट एंड दिस इज हाइपोब्लास्ट, ठीक है, एपोब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। जो कैविटी होती है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक ये वाली कैविटी और एक मान लो ये वाली कैविटी, ठीक है। तो एक कैविटी को हम बोलते हैं यॉर्क सैक और इसको बोलते हैं हम एमनियोटिक सैक, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाता है? इसका डिवीजन होना शुरू हो जाता है। ये हमारा इम्प्लांटेशन तक हम पढ़ लिए थे और दिस इज, ये पूरा प्रोसेस क्या था? इम्प्लांटेशन में आता था। तो इम्प्लांटेशन वाला टॉपिक हम ऑलमोस्ट पढ़ लिए थे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होता है, बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ठीक है। हमारा हेडिंग है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट डेवलपमेंट, ठीक है। अब जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है समझो। जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, ठीक है, वो किसे? एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है और जो इनर सेल मास होता है वो डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है आगे, इसको समझते हैं पूरा, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा एक्टोडम था, क्या था? एक्टोडम, ठीक है, एक्टोडम, मीजोडम एंड एंडोडम। ये तीन टाइप के सेल बनने शुरू होते हैं और ये तीनों टाइप के सेल किससे बनते हैं? ये बनते हैं एपीब्लास्ट से एपीब्लास्ट। अब एपीब्लास्ट कहाँ था? ये हाइपोब्लास्ट था और ये वाले जो सेल बने थे ये क्या थे? ये वाले सेल, ये थे हमारे एपीब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट ने तीन टाइप के सेल बनाए, एक्टोडम, मीजोडम एंड एंडोडम, ठीक है। एक्टोडम जो है वो आउटर लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? आउटर लेयर, ठीक है। और ये होती है मिडल लेयर और ये होती है हमारी इनर मोस्ट लेयर,
इनर मोस्ट लेयर। अब कुछ कुछ ऑर्गन एक्टोडर्म से बनेंगे, कुछ मीजोडर्म से बनेंगे, कुछ एंडोडर्म से बनेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ट हमारा मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन होता है। हार्ट कैसे बनता है? मीजोडर्म से बनता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ प्रोसीजर होने शुरू होते हैं। कैसे? सबसे पहले इम्प्लांटेशन हुआ। ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या हुआ भाई? इम्प्लांटेशन से एक चीज बनी, इसका नाम था एपीब्लास्ट। ठीक है, जो इनर सेल मास से बनी थी हमारी। और एपीब्लास्ट ने 3 लेयर बनाई। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, ये तीनों लेयर उसने बनाई और तीनों लेयर से अलग अलग ऑर्गन, मेजर ऑर्गन सिस्टम क्या हो जाते हैं? डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है? देखो, हर साल प्लेसेंटा से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक, प्लेसेंटा को हिंदी में बोलते हैं अपरा। ठीक है, और इसे ही अपनी लैंग्वेज में नाल भी बोला जाता है। ठीक है, कुछ जगह पे लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इट इज अ कनेक्शन बिटवीन it is a connection between mother and fetus। भाई मदर और फीटस के बीच कनेक्शन होता है। अब जब फीटल का डेवलपमेंट हो रहा है तो फीटल कुछ खा रहा है क्या? कुछ एक्सक्रीट कर रहा है क्या? नहीं। अभी वो क्या कर रहा है? जो भी इनहेल कर रहा है, जो भी ले रहा है, वो किससे ले रहा है? मदर से ले रहा है अपने डेवलपमेंट के लिए। जो भी एक्सेल आउट कर रहा है, जो भी चीजें निकाल रहा है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, वो किसको दे रहा है? मदर को दे रहा है। तो ये लेन देन के प्रोसेस में कौन हेल्प करता है? प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा का अगर हम फंक्शन देखें, ठीक है, फंक्शन क्या होता है प्लेसेंटा? ठीक है, तो प्लेसेंटा का फंक्शन जो है वो मेनली होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। भाई गैसेस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सेल डेवलपमेंट हो रहा है तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सक्रीजन में भी चाहिए, एक्सक्रिएशन में भी चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिशन में भी चाहिए। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें क्या करती है? प्लेसेंटा करती है। ठीक है, तो अगर हम समझे प्लेसेंटा कैसे अटैच होती है, तो जस्ट इमेजिन दिस इज अ बेबी। मेरे से डायग्राम ज़्यादा अच्छा तो बनेगा नहीं, पर मैं ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से प्लेसेंटा अटैच होती है इस तरीके से। अब दिस इज, मान लो ये कनेक्शन होता है इस तरीके से साथ मदर के साथ। ठीक है, तो ये रहा मदर का पार्ट, ये रहा बेबी। और ये जो कनेक्शन होता है इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, और दिस वन पार्ट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। बेबी का बर्थ होता है तो उसके साथ आता है ना अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर। ठीक है, अभी मैं डायग्राम में दिखा दूंगा आपको कैसे समझ पाओगे आप। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्लेसेंटा में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्लेसेंटल हार्मोन कौन कौन से हैं। पहले हम थोड़ा ये सिलेबस वाला पार्ट करते हैं पहले, फिर उसके बाद थोड़ा समझ लेंगे प्लेसेंटल हार्मोन। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आना। ठीक है, तो सबसे पहला हार्मोन जो होता है वो होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो बेटा वो वाली किट होती है ना, प्रेगनेंसी डिटेक्टेड किट, जिसमें यूरिन डाला जाता है और यहाँ 2 लाइन आती हैं, वो ऑल डिपेंड ऑन दिस हार्मोन। ठीक है, अगर प्लेसेंटा डेवलप होनी शुरू हो जाती है तो एक हार्मोन बनता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इस किट में इस हार्मोन के ही डिटेक्टर लगे हुए होते हैं। अगर ये वाला हार्मोन से ये वाला केमिकल आ रहा है, ठीक है, यूरिन के साथ, तो प्रेगनेंसी है। ठीक है, दूसरा होता है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, लैक्टोजन है तो तुम समझ गए होगे किस यूज में आता है। ठीक है, लैक्टोजन मतलब मिल्क सिंथेसिस, किसमें? मिल्क सिंथेसिस, मतलब मेमरी ग्लैंड पे काम करता है। ठीक है, थर्ड वन है एस्ट्रोजन। भाई एस्ट्रोजन रिलीज करती है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम होता है एंडोमेट्रियम को बनाए रखना। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और फिफ्थ वन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखोगे, क्योंकि ये फिफ्थ वन ओवरी भी रिलीज करती है, तो इनका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन, इसका काम होता है बाइंडिंग ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, बाइंडिंग ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है यही बताते हैं, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, कब? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। देखो, जो हिप बोन होती है ना, हिप बोन, वो कुछ इस टाइप की दिख रही होती है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम आने पे पर समझ। ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों हिप बोन के बीच का जो कनेक्शन होता है इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है,
ये वही बोन है जिसके सहारे हम बैठते हैं, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो इन दोनों के बीच गैप होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है, चाइल्ड बर्थ जब होती है तो ये बाइड हो जाते हैं, बाइड होने शुरू हो जाते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो ये कौन कराता है, रिलैक्सिंग कराता है, ठीक है। तो एक यहाँ पर एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे बोला जाता है कि ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड, 9 मंथ का जो गेस्टेशन पीरियड होता है उसके ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए। लेकिन लास्ट के मंथ में जब डिलीवरी का टाइम हो, ठीक है, तब सेक्सुअल इंटरकोर्स करना बेनिफिशियल हो सकता है इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उससे क्या होता है, रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज होता है पहले तो, और प्यूबिक सिम्फाइसिस ओपन होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा केस ये रहता है कि जैसे प्रिमिटिव टाइम में जैसे पोंछा लगाते थे ना, आप तो ये पता खत्म हो गई, पोंछा लगाते थे बैठ के, ठीक है, तो उससे भी प्यूबिक सिम्फाइसिस ओपन होता है। तो लास्ट के पैर्चुरेशन से कुछ टाइम पहले ये सारी चीजें करने से क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस ओपन होता है, नॉर्मली डिलीवरी के चांस रहते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो पोंछा लगाना ही खत्म हो चुका है, पोंछा कौन ही लगा रहा है। इसके बाद प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, हेडिंग है हमारा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। इससे क्या होता है, सबसे पहले आता है हमारा गेस्टुलेशन पीरियड, ठीक है। सुनो इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, प्लेसेंटल हार्मोन हो गए। तो सबसे पहले आता है हमारा गेस्टेशन पीरियड, कितने दिन का होता है भाई, गेस्टेशन पीरियड, ठीक है, कितने दिन का होता है गेस्टेशन पीरियड, 9 मंथ का ह्यूमन के केस में, ठीक है। और एनसीईआरटी में एक तो केस और लिखे हैं तो वो भी याद कर लो, कैट्स एंड डॉग का, ठीक है, तो इनका लगभग 2 मंथ होता है, कितना होता है, ऑलमोस्ट 2 मंथ, तो 50 to 65 डेज, ठीक है। एलिफेंट का लिखा हुआ है, जितना लिखा है उतना तो याद रखो, ठीक है। एलिफेंट का है कितने से, 18 से 22 मंथ, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का डाटा है तो ये याद रखना, ठीक है। ह्यूमन के केस में कितने दिन का, 9 मंथ का होता है। इसको 9 मंथ को हम मेनली कितने, 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर सकते हैं, कितने, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर, मतलब 3 महीने की हमने 3 पार्ट में बांट लिया कि फर्स्ट 3 मंथ में क्या होएगा, अगले 3 मंथ में क्या होएगा, अगले 3 मंथ में क्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये 9 मंथ को हम कैसे और कौन कौन सा डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो जो मैं अगला एक टेबल बनाने वाला हूँ उस टेबल से क्वेश्चन आना ही आना है, तो उसको तो अच्छे से याद रखना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ट्राइमेस्टर की बात करें तो कितने ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर 3 है, ठीक है, पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा ट्राइमेस्टर एंड तीसरा ट्राइमेस्टर, ठीक है। मंथ्स की बात करें भाई तो 9 मंथ होते हैं, ठीक है, तो मंथ यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और वीक की बात करें, कौन से वीक में कौन सा चलेगा, तो यहाँ पर वीक लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ हम लिख लेंगे क्या, इवेंट, क्या क्या इवेंट हो रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये अपनी टेबल कंप्लीट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हुए, सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहला मंथ, दूसरा मंथ एंड तीसरा, ठीक है। और वीक कौन सा होगा, देखो पहले मंथ में चौथा वीक ले लो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मंथ में हार्ट फॉर्म होता है, सबसे पहले दिल बनता है, हार्ट फॉर्म, ठीक है, हार्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट मंथ होता है, इसके फर्स्ट मंथ के लास्ट तक क्या होता है, जो हार्ट की साउंड होती है ना उसे भी सुना जा सकता है, ठीक है, स्टेथोस्कोप की हेल्प से, स्टेथोस्कोप की हेल्प से फर्स्ट मंथ से ही साउंड सुना जा सकता है, ठीक है। तो हार्ट फॉर्म होता है और ये है साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, ठीक है। अब आता है सेकंड मंथ, ठीक है, तो इसमें ले लो 8th वीक में, ठीक है। इसमें लिम्स एंड डिजिट बनने लगते हैं, लिम्स एंड डिजिट मतलब हाथ पैर बनने लगते हैं भाई, सेकंड मंथ में बेबी के हाथ पैर बनने लगते हैं, ठीक है। इसमें आता है 12th वीक, मतलब तीसरे महीने में 12वां सप्ताह होगा, है ना। तो 12वें सप्ताह में मेजर ऑर्गन सिस्टम बनने लगते हैं, मेजर ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे बनने लगते हैं, मेजर ऑर्गन सिस्टम मतलब स्टमक बनने लगेगा, इंटेस्टाइन बनने लगेगी, ये सारी चीजें बनने लगती हैं। तो ये तो रहा हमारे पहले 3 मंथ्स में क्या होता है। अब भाई अगले 3 मंथ में क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। अगले 3 मंथ में सबसे पहले आता है हमारा, देखो 5th मंथ याद करो, कौन सा 5th मंथ, और 6th मंथ याद कर लो, ठीक है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट याद रखने, वीक हो गया इसमें 20, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है फर्स्ट मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट मतलब पहली बार जो बच्चा पैर चलाता है ना,
कौन से मंथ में चलाता है? 5th मंथ में, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस मूवीज में दिखाया जाता है, ठीक है। 5th मंथ होता है, फिर टच करके देखते हैं, अरे लात मारने लग गई तो पैर मारने लग गया करके, ठीक है। 24 वीक में क्या होता है भाई? 24 वीक मतलब ये 6 मंथ। फाइन हेयर्स आने लगते हैं भाई, छोटे छोटे बाल आने लगते हैं पूरी बॉडी पे, ठीक है। और क्या होते हैं? आई लिड बनने लगते हैं, आई लैश बनने लगते हैं, आई लिड, आई लिड्स, आई लैशेस, ठीक है। और जब 9th मंथ आता है 3rd ट्राइमेस्टर में, ठीक है, तो बेबी क्या हो जाता है? फुल्ली डेवलप हो जाता है। यहाँ 36 वीक लिख लो, फुल्ली डेवलप बेबी, फुल्ली डेवलप बेबी। और ये बेबी किसका इंतजार कर रहा है? अब वेलकम होने का है दुनिया में, है ना। तो हमको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं, ये है मेन पॉइंट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार पूछा जाता है, एक तो फाइन हेयर्स, हेयर्स का डेवलपमेंट, और उससे भी मोस्ट है फर्स्ट मूवमेंट कौन से मंथ में होती है? तो कौन से? 5th मंथ में पहली मूवमेंट होती है, पहली बार हाथ पैर चला था, ठीक है। लिम्स और डिजिट भी याद रखने हैं किस मंथ में बनते हैं, तो लिम्स और डिजिट बनते हैं हमारे कौन से? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दूसरे मंथ में, दैट इज 8th वीक में, ठीक है। वीक सबके याद रखने, ठीक है। और ये फोर्थ वीक का क्वेश्चन एक बार नीट में पूछ भी लिया था कि कौन से वीक में होता है, तो आसान है याद रख पाना, ज्यादा हार्ड नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट? हाँ, डेवलपमेंट का हो गया, ठीक है। इसके बाद का हमारा पॉइंट है भाई, ये वेलकम कैसे होएगा? पार्चुरेशन भी तो करवाना पड़ेगा ना। तो अगला पॉइंट है हमारा पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं प्रसव। भाई मैं हिंदी वर्ड इसलिए बता रहा हूँ कि इंडियन हॉस्पिटल में बहुत सारी जगह हिंदी वर्ड्स लिखे हुए, आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं मैक्सिमम, तो ऑब्वियसली ये सारे वर्ड्स तो आने चाहिए, है ना। तो प्रसव का मतलब होता है पार्चुरेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखें, तो इसकी डेफिनेशन है व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्शन बिगिन। सबसे पहले क्या होता है? मसल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होना शुरू होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन बिगिन, ठीक है, स्टार्ट हो जाता है। इट लीड टू फीटल इजेक्शन, इट लीड टू फीटल इजेक्शन, भाई फीटल बाहर आने लगता है, फीटल बाहर आने, रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब पार्चुरेशन जो होता है, ठीक है, ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। मतलब इसका मतलब क्या हुआ भाई? इतना हैवी सा वर्ड दे दिया। इसका मतलब आसान हुआ, न्यूरो मतलब न्यूरल सिस्टम से, एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल सिस्टम से, मतलब न्यूरॉन मतलब हमारे सीएनएस और हमारे हार्मोन्स की वजह से ये क्या होता है? पार्चुरेशन होता है। फीमेल के अंदर हार्मोन्स का कुछ कुछ का सिक्रीजन होता है, कुछ कुछ न्यूरॉन का होता है, इस वजह से क्या होता है? हाँ, बेबी का इजेक्शन रिफ्लेक्स बनता है, ठीक है। इजेक्शन रिफ्लेक्स मतलब बाहर निकलने के लिए रिफ्लेक्स बनता है किसके? माइंड से, ठीक है। इसमें 2 टाइप के सिग्नल होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप ऑफ सिग्नल, 2 टाइप ऑफ सिग्नल, ठीक है। पहला सिग्नल आता है अराइज फ्रॉम, कहाँ से आता है? सबसे पहला सिग्नल आता है फीटस जब फुल्ली डेवलप हो जाता है, तो वही सिग्नल देता है कि भाई अब मेरे को बाहर आना है, ठीक है। तो फीटल डेवलप हो जाता है तब। और सेकंड जो सिग्नल आता है वो आता है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा क्या थी? कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटल, ठीक है। तो ये 2 टाइप के सिग्नल आते हैं, ठीक है। इन केस कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है, ये थोड़ा एक अलग से पॉइंट है, तो इसको लिखते हैं अपन येलो कलर से, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड हो गया कंप्लीट, लेकिन फीटल का इजेक्शन रिफ्लेक्स नहीं बन रहा, भाई नहीं आ रहा, 9 मंथ कंप्लीट हो गए, तो इस टाइम पे आर्टिफिशियल तरीके से एक इंजेक्शन दिया जाता है, आर्टिफिशियल लेबर पेन इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि भाई अब इनको बाहर बुला लेना चाहिए, तो पेन स्टार्ट कराया जाता है, ठीक है। और वो इंजेक्शन का नाम होता है पिटोसिन, ठीक है। क्या नाम होता है? पिटोसिन, ठीक है। इससे आर्टिफिशियल लेबर पेन क्या कराते हैं? स्टार्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा पार्चुरेशन में कि कैसे होता है, ठीक है। समझो कैसे होता है। एक ही स्लाइड पे पूरा कर लेते हैं इसको ब्लैक में, ठीक है। सबसे पहले इसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डिलीवरी बोलते हैं, ठीक है। डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, ठीक है। सिग्नल अराइज होगा, सबसे पहले सिग्नल अराइज, सिग्नल कहां से अराइज होगा? 2 जगह से अराइज होगा।
एक तो फुल्ली डेवलप फीटस से, ठीक है, फुल्ली डेवलप फीटस से अराइज हो। दूसरा किससे, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अराइज, ठीक है। ये जो सिग्नल अराइज होगा, ये सिग्नल भेजेगा हमारे यूटेरस को, और यूटेरस में क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होंगे। यूटेरस में वही कॉन्ट्रैक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यूटेरस होता है, यहाँ पे मान लो ये छोटू सा बेबी है, 9, छोटू सा नहीं 9 मंथ का है कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होने स्टार्ट हुए, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगी, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी वजह से फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बनता है। क्या बनता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या होता है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्स, मोटर, ये सारे टर्म्स आपने पढ़े होंगे। यूटरस की कौन सी लाइनिंग में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मायोमेट्रियम में, ठीक है। एंडोमेट्रियम पे इम्प्लांटेशन था, मायोमेट्रियम में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये एक पॉजिटिव फीडबैक होता है भाई, जितना ज़्यादा सिग्नल जाएगा उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये बोलता है भाई और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करो भाई। ये पिट्यूटी से बोलेगा जाके, जो पिट्यूटी होती है माइंड में, ठीक है। तो ये पिट्यूटी के पास जाके बोलेगा और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, और ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देना, ठीक है, मोर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और जितना ज़्यादा मोर कॉन्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा रिफ्लेक्स बनता जाता है, उतना ज़्यादा बेबी बाहर आने लगता है, ठीक है। इससे क्या होगा, एक्सपल्जन ऑफ बेबी, मतलब बाहर आ जाएगा बेबी, ऑफ बेबी, ठीक है। अब एक्सक्लूजन ऑफ बेबी हो गया, तो क्या इसी को क्या बोल देते हैं, पार्चुरेशन, ठीक है भाई, पार्चुरेशन हो गया, ठीक है, मुबारक हो। इसके बाद अब क्या होता है भाई, पार्चुरेशन के बाद लगभग 30 मिनट के बाद, लगभग 30 मिनट के बाद जो प्लेसेंटा होती है वो भी क्या होती है, बाहर आ जाती है। 30 मिनट मैक्स टाइम है, उससे कम में भी आ सकती है, मैक्स टाइम 30 मिनट, ठीक। प्लेसेंटा का एक्सक्लूजन हो जाता है, एक्सक्लूजन, ठीक है। ये पॉइंट था, याद रखिए। हमने क्या समझा, हमने समझा कि भाई जैसे ही बेबी फुल्ली डेवलप हो जाता है, तो फुल्ली डेवलप बेबी और प्लेसेंटा सिग्नल भेजते हैं किसको, हमारी पिट्यूटी को, कि भाई ऑक्सीटोसिन रिलीज होना चाहिए। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है, पिट्यूटी माइंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और उससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लगते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जब बढ़ने लगते हैं यूटेरस की एंडोमेट्रियम में, तो बेबी बाहर आने लगता है, जिससे और सिग्नल जाता है पिट्यूटी ग्लैंड के पास, और वो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, और ऑक्सीटोसिन की वजह से फिर और ज्यादा रिफ्लेक्स बनता है, और बेबी क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो मेन खेल क्या है, ऑक्सीटोसिन का। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोलते हैं भाई। ये ऑक्सीटोसिन है ना, इसी को बोलते हैं लव हार्मोन, ठीक है। यही सारी चीजें कराता है, मिल्क इंजेक्शन भी यही कराता है, और ये डिलीवरी में भी यही हेल्प करता है। और जब भी कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हो, तो उसकी माँ को एकदम से कॉन्ट्रैक्शन करा देता है ये यूट्रस में, है ना। तो वो सारे काम किसके होते हैं, ऑक्सीटोसिन के, ठीक है। अब भाई ये बाहर आ गए, इनका वेलकम हो गया, तो अब इनके खाने पीने का अरेंजमेंट, ठीक है। तो खाने पीने का अरेंजमेंट को बोलते हैं लैक्टेशन। क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब मेमरी ग्लैंड से मिल्क का निकलना, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिल्क इंजेक्शन। ये प्रोसेस वैसे आप पढ़ चुके हो, मेमरी ग्लैंड का आपने जो एनाटॉमी पढ़ी थी उसमें पढ़ चुके हो, पर थोड़ा सा बता देते हैं, इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी की। तो होता क्या है, जो मेमरी ग्लैंड है, वन पेयर जो मेमरी ग्लैंड है, उनमें डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होती है, डिफ्रेंशिएशन। और ये डिफ्रेंशिएशन ऐसा नहीं है बर्थ टाइम पे होती है, डिफ्रेंशिएशन प्रेगनेंसी टाइम से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। प्रेगनेंसी टाइम से क्या होती है, डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही ये बाहर आते हैं, पार्चुरेशन जब होता है, ठीक है, इसके तुरंत बाद से क्या होता है, सीक्रेट मिल्क, सीक्रेट मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है। अब जैसे ही डिलीवरी हुई बच्चे की, उसके कुछ टाइम से ही क्या होता है, मिल्क बनने लगता है मेमरी ग्लैंड्स में, और सीक्रेट आउट होने लगता है। अब ये जो मिल्क होता है ना, इनिशियल 3 डेज का, कितने दिन का, 3 डेज का, थोड़ा येलोइश होता है। कैसा होता है, येलोइश, ठीक है। तो जो येलोइश मिल्क जो होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिल्क होता है बेबी के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बनाने वाला मिल्क वही होता है, और इस मिल्क को बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, ठीक है। क्यों, इसमें एक इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है, एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, एंटीबॉडी
ठीक है, कौन सी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, और इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि इनिशियल कुछ टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग, दैट इज बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, लगभग 3 से 6 मंथ तक। ठीक है, क्योंकि 3 से 4 दिन तो कोलेस्ट्रॉल है, वो तो भाई इम्यूनिटी बनाने का काम करेगा, वेस्ट इम्यूनिटी बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद और भी टाइम तक काफी सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है, इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा लैक्टेशन वाला पॉइंट। ठीक है, इसके साथ हमने ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, क्या क्या होता है। तो ये ऑल अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन था। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर अगला होने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम वो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।